तो नमस्कारम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, हेलो मेरे प्रिय छात्रों, मित्रों, साथियों एवं समस्त सम्मानित देशवासियों। स्वागत है आप सभी का आप ही के YouTube चैनल एस फिजिक्स में। वेलकम टू एस फिजिक्स। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे और अच्छा महसूस कर रहे होंगे। तो चलिए बिना विलंब करते हैं प्रारंभ। मित्रों, हम लोग बात कर रहे थे एनसीईआरटी की फिजिक्स की 12th लेवल पे, और उसमें हमने चैप्टर वन को शुरू किया था। ठीक है, चैप्टर वन जिसका पूरा नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, यानी वैद्युत आवेश और क्षेत्र। ठीक है, इसमें हमने लेक्चर नंबर 1.1 को डिस्कस किया था, जिसमें हमने चार्ज के बारे में तो नहीं, लेकिन चार्ज से रिलेटेड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में जानकारी हासिल की थी। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ फोर्सेस, फील्ड्स एंड पोटेंशियल अराइजिंग फ्रॉम स्टैटिक चार्ज। क्लियर? तो यहाँ पे हमने जाना था स्टैटिक चार्ज क्या होता है। आज हम इस लेक्चर नंबर 1.2 में जानेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। ठीक है, कि इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है। हिस्टोरिक चलिए रीड करते हैं। तो historically, the credit of discovery of the fact that amber rubbed with the wool or silk cloth attracts light objects goes to Thales of Miletus, Greece, around 600 BC। तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रिक चार्ज की डिस्कवरी मानी जाती है वो अंबर नामक सब्सटेंस को सिल्क या वूल से रगड़ने पे जो है उसके द्वारा छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ आकर्षित करने से मानी जाती है। और यह ऑब्जर्वेशन किसने किया था? थेल्स ने, जो मिलेटस ग्रीस के थे। थेल्स ने 600 बीसी के अराउंड में ये डिस्कवरी की थी। ठीक है, थेल्स आप जानते हैं, थेल्स की प्रमेय भी होती है, मैथमेटिशियन थे, फिलोसफर थे। तो ये 600 बीसी से इसकी शुरुआत मानी जाती है। द नेम इलेक्ट्रिसिटी इज क्वाइंड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। अब ये इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आया? इलेक्ट्रिक कहाँ से आया? ये वर्ड कहाँ से मिला हमें? इलेक्ट्रॉन। ध्यान से देखिए, ये वर्ड कहाँ से मिला हमें? इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन ELEKTRON, इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन का मतलब ही क्या होता था? अंबर को ग्रीस में या ग्रीक में इलेक्ट्रॉन कहा जाता था। ठीक है, अंबर को ग्रीक में इलेक्ट्रॉन कहा जाता था। तो वहीं से चूंकि यह छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ खींच लेता था, इसलिए जो है इसको इलेक्ट्रॉन कहा गया। Many such pairs of materials were known. Many such pairs of materials were known which on rubbing could attract light objects like straw, pithballs and bits of papers. इसके बाद बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स जो है या उनके पेयर्स को ऑब्जर्व किया गया, देखा गया, अगर जिनको आपस में रगड़ दिया जाए तो छोटे छोटे वो ऑब्जेक्ट को, जैसे तिनके को, पित्त बॉल्स होती है, छोटी छोटी जो थर्माकोल की बॉल्स होती हैं, इसके अलावा छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। क्लियर? ओके, चलिए। इट वॉज ऑब्जर्व दैट इफ टू ग्लास रॉड्स रब्ड विथ वूल और सिल्क, ये पेयर याद रखिएगा, ग्लास को किसके साथ रब करना है? वूल और सिल्क, यानी कि ऊन या मलमल के साथ, मलमल के कपड़े के साथ रब करना है। ठीक है, इट वॉज ऑब्जर्व दैट इफ टू ग्लास रॉड्स रब्ड विथ वूल और सिल्क क्लॉथ आर ब्रॉट क्लोज टू ईच अदर, दे रिपेल ईच अदर। ठीक है, यहाँ पे क्या कहा गया है कि अगर जो है ग्लास रॉड को किसके साथ? वूल और सिल्क क्लॉथ के साथ अगर इनको रगड़ा जाता है तो दो ग्लास रॉड आपस में एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगी, रिपेल करेंगी। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये सिल्क है। ठीक है, यहाँ पे ये सिल्क है
और ये सिल्क थ्रेड से बंधा हुआ है। इसके बाद ये दो ग्लास रॉड हैं जो सिल्क और वूल से रगड़ी गई हैं। ठीक है, तो इनके बीच आप देख सकते हैं दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव यहाँ पे दिखाया गया है। इसका मतलब ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रगड़ने पर, रब करने पर ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, सिल्क या वूल पे नेगेटिव चार्ज आता होगा। ये पेयर आप याद रखिएगा। ठीक है, and the two strands of wool are two pieces of silk cloth with which the rods were with which the rods were rubbed also repel each other। इसके अलावा जो ऊन या कपड़ा था मलमल का, उसको जो रगड़ा गया था, उनको भी आपस में अगर एक साथ लाया जाता है तो वो भी एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ठीक है, हाउएवर द ग्लास रॉड एंड वूल अट्रैक्ट ईच अदर। लेकिन अगर ग्लास रॉड रगड़ने के बाद जो ग्लास रॉड है और वूल है, ये एक दूसरे को जो है अट्रैक्ट करते हैं, मतलब ग्लास रॉड और वूल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, सिमिलरली टू प्लास्टिक रॉड्स रब्ड विथ कैट्स फर। बिल्ली के खाल से, बिल्ली की खाल से, यहाँ पे देखिए, टू प्लास्टिक रॉड्स रब्ड विथ कैट्स फर। अगर प्लास्टिक रॉड को कैट्स की फर के साथ रगड़ के और फिर उन्हें आपस में पास में लाया जाता है दो प्लास्टिक रॉड्स को, तो वो एक दूसरे को रिपेल करती हैं। क्लियर है, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, ये प्लास्टिक रॉड है, ये प्लास्टिक रॉड है, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। ठीक है, और इसके बाद फिर यही चीज होता है फर के साथ। अगर दो फर होंगे तो वो आपस में रिपेल करेंगे, लेकिन प्लास्टिक रॉड फर के साथ अट्रैक्ट करेगी। On the other hand, the plastic rod attracts the glass rod। प्लास्टिक रॉड ग्लास रॉड को भी अट्रैक्ट करेगी एंड रिपेल द सिल्क आर वूल विथ विच द ग्लास रॉड इज रब्ड। ठीक है, और सिल्क या वूल को जो है वो ग्लास रॉड भी जिससे रगड़ा गया था, उससे प्लास्टिक रॉड भी उसको रिपेल करेगी। तो ग्लास रॉड रिपेल्स द फर एंड ग्लास रॉड रिपेल द, इसमें सारी चीजें, सारी संभावनाएं बता दी गई हैं। तो मैं चाहूंगा कि इसको जो है थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन किया जाए। तो यहाँ पे मैं एक नया पेज ले लेता हूँ। अब चलिए, ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला पेयर बनाते हैं। कौन सा पेयर? सबसे पहला पेयर बनाते हैं ये, एक मिनट। तो सबसे पहला पेयर बनाते हैं हम, ये हो गया ग्लॉस रॉड। ठीक है, और ये जो है वूल या सिल्क। ठीक है, इसको याद रखना पड़ता है कौन सा पेयर किसके साथ किस कंडीशन में कौन से चार्जेस प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ पे इनको रब किया जाएगा, रब्ड, ये थोड़ा सा कम है, RUBED, रब्ड किया गया। ठीक है, तो इनसे जो रिजल्ट निकला वो क्या निकला? इस पे आ गया ये पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, और इस पे क्या आ गया? ये नेगेटिव चार्ज आ गया। क्लियर है? ग्लास रॉड को वूल या सिल्क के साथ आप रगड़ेंगे तो ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और सिल्क पे नेगेटिव चार्ज आएगा। दूसरी कंडीशन हम देख लेते हैं कि प्लास्टिक रॉड और यहाँ पे जो दूसरा पेयर रहेगा ये कैट्स फर, यानी बिल्ली की खाल रहेगी, कैट्स फर रहेगा। और यहाँ पे आप अगर इसको इन दोनों को रब्ड करेंगे, क्लियर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे ये आएगा पॉजिटिव चार्ज और ये आएगा नेगेटिव चार्ज। सॉरी, मैंने थोड़ा सा गड़बड़ कर दी। यहाँ पे आएगा वो नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे आएगा ये पॉजिटिव चार्ज। ठीक है,
अब होगा क्या कि ये ग्लास रॉड एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी। ग्लास रॉड प्लास्टिक रॉड को तो अट्रैक्ट करेगी, लेकिन बिल्ली के घर को रिपेल करेगी। और प्लास्टिक रॉड ये भी ग्लास रॉड को अट्रैक्ट करेगी, लेकिन वूल्स या सिल्क को रिपेल करेगी। इसी तरह कैट्स का फर भी होगा। ठीक है, आप ये पेयर कॉम्बिनेशन देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर पॉजिटिव है, ठीक है, अगर पॉजिटिव है यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव है, ठीक है, अगर पॉजिटिव और नेगेटिव है तो ये जो है क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर नेगेटिव या पॉजिटिव पॉजिटिव हो गए या नेगेटिव नेगेटिव हो गए ये पेयर, तो ये जो है क्या करेंगे, ये रिपेल करेंगे। ठीक है, अगर ये दोनों है और ये दोनों है तो ये दोनों ही रिपेल करेंगे। ठीक, तो इस तरह से हम जो है यहाँ पे ये चीजें समझ सकते हैं। आई होप कि आपको क्लियर कर हो गया होगा। ठीक है, और भी ऐसे बहुत सारे पेयर्स आप बना सकते हैं जिसमें से एक पेयर पे पॉजिटिव चार्ज होंगे और दूसरे पे नेगेटिव चार्ज होंगे। तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अभी हम चार्ज की डेफिनेशन तक नहीं पहुंचे हैं, तो अभी हम इसको देखते हैं। दिस सीमिंगली सिंपल फैक्ट वेयर स्टेब्लिश्ड फ्रॉम ईयर्स ऑफ एफर्ट एंड केयरफुल एक्सपेरिमेंट्स एंड देयर एनालिसिस। तो ये चीजें जो इन्होंने बताई ये इतनी आसानी से तो मिल नहीं गई, सालों साल तक परीक्षण किया गया, ऑब्जर्वेशन किया गया और तब ये फैक्ट्स बताए गए। इट वाज कंक्लूड it was concluded after many careful studies by different scientists that there were only two kinds of an entry, ठीक है, which is called electric charge। यहाँ एंट्री नहीं होगा, यहाँ एंटाइटी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पाया गया कि केवल ऐसे दो होते हैं। it was include that there were there एक मिनट, ठीक है, there concluded that there were only two kinds of an entry which called the electric charge। ऐसी दो प्रकार के ही चार्ज पाए गए, दो प्रकार की ऐसी चीजें थी, बातें थी, ठीक है, जो कि जिन्हें हम इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। एंड वी से दैट द बॉडीज लाइक ग्लास आर प्लास्टिक रॉड्स सिल्क फर आर पिथ balls आर इलेक्ट्रिफाइड। और हम क्या कहते हैं इस कंडीशन में कि जो ग्लास रॉड है या प्लास्टिक रॉड है या सिल्क फर है या पिथ बॉल्स है, ये इलेक्ट्रिफाइड हो गए। अगर किसी पे चार्ज आ जाता है तो उससे कहते हैं कि ये आवेशित हो गई, इलेक्ट्रिफाइड हो गई। ठीक है, एंड दे एक्वायर एन इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन रबिंग। और उन पे क्या होता है, रब करने पे वो चार्ज आ जाता है। देयर वेर टू काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन एंड वी फाइंड दैट लाइक चार्जेस रिपेल। यहाँ पे दो तरह के जो है वैद्युतीकरण पाए गए, इलेक्ट्रिफिकेशन पाए गए, और इसमें ये पाया गया कि जो लाइक चार्जेस होते हैं, लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। द प्रॉपर्टी विच डिफरेंशिएट द टू काइंड्स ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, द प्रॉपर्टी which differentiate two kinds of charges is called polarity of charges। The property which differentiate two kinds of charges is called polarity of charges। ठीक है, तो यहां तक चीजें क्लियर हो गई होंगी, मैं ऐसी आशा। एंड व्हेन अ ग्लास रॉड इज रब्ड विथ सिल्क, ठीक है, आगे पढ़ते हैं कि when a glass rod is rubbed with silk, the rod acquires one kind of charge and the silk acquires the second kind of charge। दो टाइप के चार्ज होते हैं, ठीक है, जिसे हम पोलैरिटी ऑफ चार्जेस कहते हैं। दिस इज ट्रू फॉर एनी पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट आर रब्ड टू बी इलेक्ट्रिफाइड। ये किसी भी जो है वस्तुओं के
जोड़ों के लिए पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स के लिए सही है, जो जिनको आपस में रगड़ा जाता है। एक पे प्लस आएगा, एक पे माइनस आएगा, यही होगा। नाउ इफ बी इलेक्ट्रिफाइड ग्लास रॉड इज ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट विथ सिल्क with which it was rubbed, they no longer attract each other। अब क्या होगा कि अगर ग्लास रॉड को एक बार आपने किसी, जैसे मान लो प्लास्टिक रॉड से टच करा दिया, इसके बाद फिर से सिल्क रॉड के पास लाएंगे और इसी तरह सिल्क रॉड को भी कैट्स फर के साथ टच करा दिया, फिर से इन दोनों को आपस में लाएंगे, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अब इन पे से चार्ज वो जा चुके हैं। They also do not attract or repel other light objects as they did on being electrified। इसके अलावा वो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को भी जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करेंगे या रिपेल नहीं करेंगे। क्लियर है? तो एक बार चार्ज को किसी से टच कराने पे उन पे चार्जेस वो चले जाते हैं, तो वो किसी और चीज को अट्रैक्ट नहीं करेंगे। Thus the charges acquires after rubbing are lost when the charged bodies are brought in contact। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये चीजें कही जा रही हैं कि द चार्ज एक्वायर्स आफ्टर रबिंग आर लॉस्ट व्हेन द चार्ज बॉडीज आर ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट। तो चार्ज जो थे ऑब्जेक्ट्स पे वो खत्म हो जाते हैं अगर उनको आपस में कांटेक्ट में लाया जाता है। मतलब एक जैसे ग्लास रॉड हो गया पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, प्लास्टिक रॉड हो गया उस पे नेगेटिव चार्ज है। अब इन दोनों पे चार्ज तो रहेंगे, लेकिन जैसे इनको कांटेक्ट में लाके फिर से अलग करोगे तो दोनों पे चार्ज खत्म हो जाएंगे और वो न्यूट्रल हो जाएगा। तो यहां से व्हाट कैन यू कंक्लूड फ्रॉम दीज ऑब्जर्वेशंस, व्हाट कैन यू कंक्लूड फ्रॉम दीज ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे इट जस्ट टेल अस अनलाइक चार्जेस एक्वायर्ड बाय ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पे इट जस्ट टेल अस दैट अनलाइक चार्जेस एक्वायर्ड बाय द ऑब्जेक्ट्स न्यूट्रलाइज और नलिफाई ईच अदर शिफ्ट, देयरफॉर द चार्जेस वेयर नेम्ड एज पॉजिटिव एंड नेगेटिव। चार्जेस का नाम क्या दिया गया? पॉजिटिव और नेगेटिव नाम दिया गया, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। और ये किसने दिया था? ये भी आपको याद रखना चाहिए, बेंजामिन फ्रैंकलिन। ठीक है, बेंजामिन फ्रैंकलिन वही व्यक्ति थे जिन्होंने इलेक्ट्रॉन को बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो जो मतलब ये बाद में आया, उन्होंने इलेक्ट्रॉन को पहले पॉजिटिव माना था और कहा था कि इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन में करंट चलती है, लेकिन बाद में पाया गया कि नहीं, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट को माना जाएगा। ठीक है, तो बाय कन्वेंशन द चार्ज ऑन द, अब यहाँ पे देखो पॉजिटिव नेगेटिव मानने का चक्कर क्या है। पॉजिटिव नेगेटिव चूंकि मान लिया गया, कन्वेंशन है, मतलब ऐसी धारणा से मान लिया गया और जो अभी तक चली जा रही है, बाय कन्वेंशन चार्ज ऑन द ग्लास रॉड एंड कैट्स फर इज कॉल्ड पॉजिटिव एंड दैट्स ऑन प्लास्टिक रॉड और सिल्क टर्म इज नेगेटिव। तो ऐसा नहीं था कि पॉजिटिव या नेगेटिव जैसा फिक्स है, कोई ऐसा फिक्स नहीं है, मान लिया गया, क्योंकि हमें मानना था दो टाइप के चार्ज हैं। ठीक है, और उन दोनों में से किसी को कुछ भी मानना था। अगर हम नेगेटिव को पॉजिटिव मान लेते तो आज हम वही पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब जो मान लिया वो मान लिया, वही चलता आ रहा है और हम अपना काम उस पर चला रहे हैं। ठीक है, तो एक चार्ज को पॉजिटिव एक को नेगेटिव कहा गया। इफ एन ऑब्जेक्ट पजेस एन इलेक्ट्रिक चार्ज इट इज सेड टू बी इलेक्ट्रिफाइड। इफ एन ऑब्जेक्ट possess possesses an electric charge it is said to be electrified or charged। when it has no charge it is said to be electrically neutral। अगर इसके पास कोई चार्ज नहीं है तो इसे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कहा जाएगा। मैं कोशिश करूंगा कि इन सबकी एक जो है शॉर्ट नोट्स भी बना के जो है आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, और यहाँ पे हम सारी चीजें डिस्कस कर रहे हैं। तो एक बार फिर से हम लोग समझ लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा। हमने पढ़ा कि यहाँ पे हमने यहाँ पे पढ़ा सबसे चीज, इम्पोर्टेंट चीज, कि चार्ज क्या होते हैं। चार्ज, तो चार्ज के बारे में लिख सकते हैं, इट इज द फंडामेंटल property, it is the fundamental property of any object by virtue
of which it attracts tiny objects. ठीक है, टाइनी ऑब्जेक्ट्स। एक डेफिनेशन हम चार्ज की ये भी दे सकते हैं कि यह किसी भी वस्तु का फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, मूलभूत गुण है, जिसके कारण वह अन्य छोटी छोटी चीजों को अपनी तरफ आकर्षित करता है, और इसे हम कहते हैं कि ये चार्ज है। दूसरी चीज, अगर पूछा जाए कि पोलैरिटी ऑफ चार्जेस क्या होती है, पोलैरिटी ऑफ चार्जेस, ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे लिखी हुई है, यहीं से हम देख लेते हैं कि द प्रॉपर्टी विच डिफरेंशिएट द टू काइंड्स, द प्रॉपर्टी, एक मिनट, हाँ यहाँ पे ठीक रहेगा, द प्रॉपर्टी विच डिफरेंशिएट टू काइंड्स ऑफ चार्जेस, which differentiate two kinds of charges is called polarity of charges। ठीक है, differentiates is called, ठीक है, polarity of charges। तो ये पोलैरिटी ऑफ चार्जेस वाला कंसेप्ट आपको कहीं और पे देखने को नहीं मिलेगा, तो कृपया इसे जो है अच्छे से लर्न करें। मैं यहाँ पे इसे फिर से लिखता हूँ, यहाँ पे ये है पोलैरिटी ऑफ चार्जेस, ठीक है, ये ओके, ठीक है। तो ये चीज हमने अब तक सीखी। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होते हैं, अगर किसी पे चार्ज है तो उसे इलेक्ट्रिफाइड कहा जाएगा या चार्ज कहा जाएगा, और अगर किसी पे चार्ज नहीं है तो उसे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कहा जाएगा। ठीक है, आई होप कि ये चीजें आपको क्लियर हो गई। चलिए, तो इसके लिए अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज आ जाती है कि इलेक्ट्रोस्कोप गोल्ड लीफ, ये पूछा गया क्वेश्चन है, ये पूछा गया क्वेश्चन है डिफरेंट कंपटीशन में। सिंपल ऑपरेटर्स, ठीक है, ये डिफरेंट कंपटीशंस में आपको पूछा ही गया है। सिंपल ऑपरेटर्स डिटेक्ट चार्ज ऑन ए बॉडी इज नोन एज गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। क्या होता है? गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। तो यहाँ पे हम तीसरा पॉइंट भी ऐड कर देते हैं कि, और इम्पोर्टेंट भी है यहाँ पे, ये है कि ये क्या होता है? गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। और ये क्या करता है बेसिकली? ये क्या करता है? तो अभी अभी हमने देखा कि टू डिटेक्ट चार्ज ऑन अ बॉडी इज गोल्ड लीफ, ये मतलब डिटेक्ट करता है, इट डिटेक्ट्स, और अब तो मेजर भी करते होंगे, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, एंड मेजर्स द चार्ज, कितना चार्ज है इसका भी पता लगा लेते हैं, ठीक है, चार्ज ऑन अ बॉडी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप पूछा जाता है, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप क्या करता है, या चार्ज को मेजर करने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं। अब ये इसका कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। इसका कंस्ट्रक्शन ये रहा, गोल्ड लीफ क्या कहते हैं, गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट। ये एक मिनट यहाँ पे देख लेते हैं। ये मुझे लगता है कि ठीक है, यहाँ पे दिया गया है, ये देखिए, इसे कहते हैं गोल्ड लीफ
ये क्या होता है, एक पहले तो डब्बा होता है, बंद डब्बा होता है, चारों तरफ से हवा ना लगे, और उसमें क्या होती है, एक मेटालिक रॉड होती है। उस मेटालिक रॉड से ये देख रहे हैं ना, ये एक गोल्ड की लीफ जो है जुड़ी होती है, ठीक। और मेटालिक रॉड है, मेटालिक, इस पे एक मेटल का नॉब लगाया जाता है जो चार्ज को अट्रैक्ट करता है, और मेटालिक रॉड से वो चार्ज सीधे सीधे यहाँ इस लीफ पे पहुंच जाती है। और इनको एक जो है कंटेनर में रखा हुआ गया होता है ताकि हवा वगैरह ना लगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है, देख रहे हो लीफ। अब क्या होता है, जैसे मान लो इसको पॉजिटिव चार्ज दिया गया, पॉजिटिव चार्ज इस रॉड से होती हुई दोनों ही प्लेट्स पर आ गया, दोनों ही लीफ पर आ गया, ठीक है। अब चूंकि दोनों पे सेम चार्ज है, तो ये जो पत्तियां थी ये आपस में चिपकी हुई थी, ये आपस में फैलने लगेंगी। अब चार्ज जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा ही ये फैल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से इससे हमें मालूम चल जाता है कि हाँ किसी बॉडी पे चार्ज है, नहीं है, या किस मात्रा में है, ये भी हम एक अनुमान लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट होता है। इसके अलावा आप ये सिंपल बना सकते हैं, इससे जो एल्युमिनियम फॉइल का एल्युमिनियम लीफ इलेक्ट्रोस्कोप आप घर पे भी बना सकते हैं, हम बात करेंगे कैसे, ठीक है। तो चलिए एक बार गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप को बस समझ लेते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ ए वर्टिकल मेटल रॉड housed in a box with two thin gold leaves attract to its bottom end when a charged object touches the metal knob at the top of the rod. Charge flows on the leaves and the diverge. अभी हमने जो बात की, द डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस इज एन इंडिकेटर ऑफ अमाउंट ऑफ चार्ज। बिल्कुल ये मेजर भी करता है, ठीक है, कितना चार्ज है वो उसकी डिग्री से, कितना डाइवर्जेंस हो रहा है दोनों लीफ के बीच में, इससे हमें मालूम होता है। एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई मटेरियल्स बॉडीज एक्वायर चार्ज। यू नो दैट ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ एटम और मॉलिक्यूल्स। तो हमें ये मालूम करना है कि बॉडी चार्ज को एक्वायर क्यों करती है, क्यों उन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस आ जाते हैं। तो इसके लिए क्योंकि हम जानते हैं, ठीक है, कि सभी मैटर जो है वो एटम से मिलकर बने हुए हैं। ऑल्दो नॉर्मली द मटेरियल्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, दे डू नॉट contain charges but their charges are exactly balanced. Forces that hold the molecules together, forces that hold atoms together in solid are adhesive force of glue. तो मॉलिक्यूल्स को आपस में रखने के लिए, एटम्स को आपस में रखने के लिए सॉलिड में जो है एक फोर्स काम करते हैं, ठीक। फोर्सेज एसोसिएटेड विद सरफेस टेंशन ऑल आर बेसिकली इलेक्ट्रिकल इन नेचर। तो जितने भी तरह के ये फोर्सेज होते हैं, मतलब जो एक दूसरे को आपस में रख रहे हैं ग्लू की तरह, गोंद की तरह, वो सब इलेक्ट्रिकल नेचर के होते हैं। किसके नेचर के होते हैं, यहाँ पे ध्यान देना, इलेक्ट्रिकल नेचर के। ये पूछा जाता है, पूछ लिया कि सरफेस टेंशन में किस तरह का चार्ज है, किस तरह का फोर्स है, तो क्या आप कहेंगे आप वो इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिकल नेचर का फोर्स होता है, ठीक है, यहाँ पे। और इसके अलावा अराइजिंग फ्रॉम द फोर्सेज बिटवीन चार्ज पार्टिकल के फोर्सेस के बीच में जो भी फोर्स लगेगा उसे हम इलेक्ट्रिकल नेचर में कहेंगे। Thus, the electric forces is all pervasive and encompasses almost each and every field associated with our life। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि इलेक्ट्रिक फोर्स में हर जगह हमारे जो है डेली लाइफ में होते ही है। इलेक्ट्रिक फोर्स सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स पार्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेज का ही। इट इज देयरफॉर एसेंशियल दैट वी लर्न मोर अबाउट सच ए फोर्स। इसलिए हमें आवश्यक हो जाता है कि इलेक्ट्रिक फोर्सेस के बारे में और भी ज्यादा जानें। टू क्लेरिफाई अ न्यूट्रल बॉडी वी नीड टू ऐड और रिमूव वन काइंड ऑफ चार्ज। वी कैन से दैट बॉडी इज चार्ज। वी ऑलवेज रिफर टू दिस एक्सेस चार्ज, और डेफिसिट चार्ज। कहने का मतलब यह है कि किसी भी बॉडी पे अगर चार्ज आ जाता है, वो इलेक्ट्रीफाई हो जाती है, तो हम उसको जो है कहते हैं कि इस पे चार्ज आ गया, या इस पे चार्ज बढ़ गया, या इस पे चार्ज कम हो गया, डेफिसिट हो गया या एक्सेस हो गया। इन सॉलिड सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स बीइंग लेस टाइटली बाउंड इन द एटम आर द चार्जेस आर which are transferred from one body to another body। ऐसे कुछ ऑब्जेक्ट होते हैं, ऐसे कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिनमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लूजली बाउंड होते हैं, ठीक है। लूजली बाउंड, आप जानते हैं कि एटम में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं और न्यूक्लियस होता है। तो लूजली बाउंड होते हैं जिसके कारण वो वहां से उसको छोड़ के
दूसरे तत्व पे, दूसरे ऑब्जेक्ट पे ट्रांसफर हो जाते हैं। ए बॉडी कैन दस बी चार्ज पॉजिटिवली बाय लूजिंग सम इलेक्ट्रॉन्स। अगर किसी बॉडी पे चार्ज नेगेटिव है, ठीक है, अगर किसी बॉडी पे चार्ज पॉजिटिव है तो इसका मतलब वहां से कुछ इलेक्ट्रॉन कम हुए हैं, ठीक है। और अगर किसी बॉडी पे नेगेटिव चार्ज है तो इसका मतलब वहां से इलेक्ट्रॉन आए हैं, वहां पे इलेक्ट्रॉन आए हैं। चार्ज पॉजिटिव बाय लूजिंग सम ऑफ इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव कब मिलेगा? जब इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। और नेगेटिव कब मिलेगा? जब इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी पे आ जाएगा। When we rub a glass rod with silk, some of the electron from the rod are transferred to the silk. ग्लास रॉड और सिल्क के केस में क्या होता है कि ग्लास रॉड से कुछ इलेक्ट्रॉन किस पे चले जाते हैं? सिल्क पे। एंड thus the rod gets positively charged and the silk gets negatively charged. तो रॉड जो है पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है और सिल्क नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। नाउ नो न्यू चार्ज इज क्रिएटेड इन द प्रोसेस ऑफ रबिंग। कोई नया चार्ज बनता नहीं है, याद रखना, ये चार्ज कंजर्वेशन को फॉलो करता है। नो न्यू चार्ज इज क्रिएटेड इन द प्रोसेस ऑफ रबिंग। आल्सो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट आर ट्रांसफर्ड इन अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द मटेरियल बॉडी। तो ऐसा नहीं होता बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे चार्ज ट्रांसफर होते हैं, बहुत मामूली मात्रा में होते हैं कि हमें उनका पता भी नहीं चलता है, ठीक है। और चार्ज ना तो क्रिएट किए जा सकते हैं ना तो प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। ये आगे हम चार्ज की प्रॉपर्टीज में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमने लेक्चर नंबर 1.2 की बात कर ली है। यहाँ पे ये लेक्चर समाप्त होता है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, आनंद से रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।